एहतशाम साहब, मैं आपसे पहला सवाल करूंगी। हुकूमत ने ये इतलात है कि अगस्त से ये रिपोर्ट रोक रखी थी। अब जो ये रिपोर्ट आई है बड़ी सख्त किस्म की एक रिपोर्ट है, जिसमें 2-3 चीज़ें, जैसे कि मैंने जिक्र भी किया कि हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त लिमिटेशंस का तकाजा किया गया है। दूसरा, पार्लिमानी निगरानी इसके लिए ज़रूरी हो चुकी है। अब हुकूमती इंटेंट को देखते हुए आप समझते हैं कि अब इनके पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है, इनको ये तमाम जो इस्लाहात का कहा गया ये करनी पड़ेंगी। और दूसरा ये कि कैसे फिक्स करेगी, चैलेंजेस क्या है इस गवर्नमेंट के पास? देखिए, हमने इसमें कोई शक नहीं है कि जब से पाकिस्तान बना है हर हुकूमत जो है वो दावा करती रही है कि गवर्नेंस को कैसे बेहतर करना है, रिफॉर्म्स कैसे लेके आनी है, करप्ट प्रैक्टिसेस को कैसे रोकना है, अदारों के अंदर जो मिस अप्रोप्रिएशन फंड्स होती है उनको कैसे रोकना है। लेकिन एज़ वी स्पीक हमने देखा कि बजाय कम होने के ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। और करप्शन की वही ये रिपोर्ट भी कहती है कि कोई लिमिट नहीं है, हमारे पास कोई वेरीफाइबल मेजर्स ऐसे नहीं है बता सकें कि क्वांटम कितना है जो पाकिस्तान में किस लेवल की करप्शन पाकिस्तान में है। देखिए, हम ना इस हवाले से तो बड़ी वाज़ेह तौर पे बात कहनी पड़ेगी कि वो जिस तरह कहते हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो हिंदुस्तान में घोड़े सारे काम चलाते थे, अब लगता है ये काम IMF करेगा। आपने देखा कि 3 काम बड़े IMF ने करके दिखाए, इससे पहले 2। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अगरचे लागू पूरी तरह नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कम से कम इस पर लेजिस्लेशन सूबों ने की, मरकज़ ने इस पर करवाया। फिर आपने देखा जिस तरीके से ग्रेड 17 से 22 लोगों का एहसास ज़ाहिर करने की बात थी कि बताएं ये पैसा इनके पास कहाँ से आता है। तीसरा इन्होंने आपने देखा वो भी शामिल कर लिए कि जो MP1 MP2 जिनको 30 लाख 35 लाख 40 लाख और कुछ लोग कहते हैं कि करोड़ भी सैलरियाँ मिलती हैं, उनके बारे में के एहसास बताए जाएँ। तो ये बड़ा शदीद दबाव तो हमना हुकूमत पे आया है। और तीसरी बात है कि हुकूमत को आपको पता है आप डे टू डे बुनियादों पे जिस तरह अपने लोन वापस करने हैं तो पैसा चाहिए होता है। अभी ये जो तीसरी ट्रांच 2 लोन आने थे $1.2 बिलियन के, उन्होंने बाकायदा IMF ने इसको लिंक कर दिया कि इस रिपोर्ट के साथ कि जो आपकी ये गवर्नेंस और डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है इसको शाया करें। तो हुकूमत ने तो पहले बचाए रखा कि नहीं करना है, अल्टीमेटली इसको करना पड़ा। अब अगला सवाल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या ऐसा करने से आंदा के लिए कोई वाई मीडिया बन जाएगा, कोई हुकूमत के पास कोई तरीक़ाकार ऐसा आ जाएगा। लेकिन ओवरसाइट की बात आती है तो आप देख लें, पार्लिमानी कर लें, कुछ भी कर लें, हम ना देखें बड़ी वाज़ेह तौर पे बात इस्टेब्लिश हो गई है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मसाइल मुश्किलात हैं उनमें एक दहशत गर्दों का क्रिमिनल का नेक्सस बड़ा ज़बरदस्त है। दूसरा हमारी एलीट, पॉलिटिकल एलीट और उसके साथ सरकारी अफसरान जो है ना वो ऐसे बने हुए हैं। तो दुनिया की कोई ताकत जो है ना इनको नहीं रोक सकती कि इन्होंने करप्शन करनी है तो इनको को रोक सकता है। लेकिन सरकारी अदारों में हम ना जो लोग बैठे हुए हैं बड़ा ओपनली कहते हैं कि जी हम काम ना करने के तनख्वाह लेते हैं, काम करने के हम पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। तो ये बड़ी इंस्टीट्यूशनलाइज एक करप्शन बन गई है। ऑर्गेनाइज तरीके से इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया। अब यही है कि IMF जो है ना किसी तरीके से सर पे डंडा रखता रहे और इनको मजबूर करे कि ऐसा करें। बाकी हम ना बुनियादी तौर पर तो ये सारी चीज़ें तब ठीक होंगी कि जब आपकी नीयत, पॉलिटिकल विल ठीक हो जाएगी, आप वाक़तन इदाराती रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे और लोगों को तरगीब देंगे। तरगीब कैसे होती है? टॉप पे बंदा बैठा हुआ, अगर आपने देखा होगा अदारों में, अगर कोई ऑनेस्ट बंदा कभी कभार भूले से आ भी जाए, उसके बाद एक फ़र्क पड़ता है कि नीचे लोग डरना शुरू हो जाते हैं। भले करप्शन 100% ख़त्म नहीं होती, लेकिन उसमें बड़ी हद तक कामयाब जिसको कमी आ जाती है। जब आपको नीचे लेवल को पता है कि ऊपर वाला जो है ना वो करप्ट प्रैक्टिसेस में काम करता रहेगा तो कोई नहीं रोकता। तब मुझे याद है जब इंटीरियर मिनिस्टर थे चौधरी शुजात साहब, बाज़त के साथ हम ना वो एक बात कही जाती है, उनके सेक्रेटरी उस वक्त कौन थे, वो पूछा गया कि जी ये जो आप इतने गलत काम करते हैं, इतने आपके पास जो लोग आके सारे गैर कानूनी आपसे काम करवा के आप साइन करके चले जाते हैं और आपके ज़ाती लोग भी इसमें हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था यार मेरा मिनिस्टर मुझसे 10 काम गलत करवाता है तो 5 काम मैं भी कर लेता हूँ। तो देखिए ये क्या है, ये पॉलिटिकल लोगों की पैटर्नेज से ये सारा काम चल रहा है। ये धंधे जो चल रहे हैं पाकिस्तान इससे हमने देखा नैब की बड़ी मुखालफत भी की गई है ना। अब इस रिपोर्ट में तो इसको बाइख्तियार बनाने का कह दिया गया है। सब आपने यू मस्ट हैव रेड दिस रिपोर्ट, IMF की जो भी रीसेंट रिपोर्ट आई है, इसमें जो IMF ने प्रोजेक्ट किया है 5 to 6.5% तक ग्रोथ में बढ़ सकती है अगर 5 साल के दरमियान, इस अरसे के दौरान अगर हम ये जो रिफॉर्म्स हैं ये फौरी तौर पर शुरू कर देते हैं। सो आप क्या समझते हैं कि एक तो रिफॉर्म्स को देखते हुए कितना रियलिस्टिक प्रोजेक्शन है जो IMF ने सेट किया, और दूसरे ट्रांसमिशन चैनल्स क्या हैं, इसमें क्या हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को देखना होगा या इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्स को देखना होगा, ये किस हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर्स? जी देखिए, करप्शन के हवाले से या उस पर एक नंबर लगाने के हवाले से 2-3 इदारे हैं। IMF के एस्टिमेट्स आते हैं, वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स आते हैं,
और एक इदारा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे। लगभग जो एस्टिमेट किया जाता है वो 7 से 8% ऑफ द जीडीपी का नुकसान है, जिसका आसान अल्फाज में ये मतलब है कि तकरीबन 9,000 अरब रुपए की ये इदारे कहते हैं ऑन एवरेज सालाना करप्शन होती है। और उसको भी और आसान कर लें कि पाकिस्तान में जो तकरीबन 3-3.5 करोड़ ख़ानदान बसते हैं, तकरीबन हर ख़ानदान के हिसाब से लगभग 3 लाख रुपया जो है वो करप्शन की कीमत है या करप्शन की कॉस्ट आ जाती है। तो 9,000 अरब सालाना हर पाकिस्तानी ख़ानदान का हिस्सा, उसमें आप समझिए कि उसकी जो कॉस्ट है, जो उसके ऊपर बर्डन आता है हर पाकिस्तानी ख़ानदान के ऊपर, वो 2.5 से 3 लाख रुपया सालाना की कीमत। तो कीमत बहुत बड़ी। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट नुक्ता मैंने उस रिपोर्ट में देखा है वो ये है कि वो रिपोर्ट ये कहती है कि हम अमूमन करप्शन का जब जिक्र आता है तो उसको एक साइड नोट, छोटा सा नोट बना के लिख देते हैं, बल्कि असल बात यह है कि जो माशी बहरान हमें पाकिस्तान के अंदर नज़र आता है उसमें एक मरकज़ी रोल है, सेंट्रल रोल जो है वो करप्शन का है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ था जो मैंने इसमें देखा है। और दूसरी चीज़ ये कि जो स्पेशल कंसेशन के हवाले से इन्होंने कहा है कि ये ख़त्म करना है, और माली कंट्रोल के हवाले से कहा है कि इसको अगर सख्त कर लिया जाए तो रेवेन्यू और आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो इम्प्रूव होगी। लेकिन अभी मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क के हवाले से ज़रा बताइएगा कौन से हैं और आपकी रिकमेंडेशन क्या है कि कौन से ऐसे इकदाम करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो लुबे लुबाब है, अगर उसको आप 2 या 3 जुमलों में आप समझे कि वो आप दरिया को कूजे में बंद करना चाहती हैं, तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सवाबदीदी इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि डिस्क्रेशनरी अथॉरिटी जो है हुकूमती अफसरान के पास, पाकिस्तान के सियासतदानों के पास, वो बहुत ज़्यादा है और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो इख्तियारात, सवाबदीदी इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और जो नेचुरल नतीजा उसका निकलता है वो करप्शन है। तो इसी वजूहात में एक चीज़ बताइएगा, वो हम अखबार नवीस जो है ना वो कहते हैं सिनक हो जाते हैं, ये कोई पॉजिटिव चीज़ को नज़र नहीं आती। मुझे अगर ज़ाती तौर पे पूछें, देखें कायद आज़म से मामला शुरू हुआ था, आपको याद है बड़ा मशहूर जुमला, जब अगरचे अल्लाह ने मोहलत ही नहीं दी उनको, 1 साल के बाद उनके पास चले गए थे, तो जब उनसे बात हुई थी कि मामलात को आप कैसे चलाएँगे, आपके पास टीम है, तो उन्होंने कहा था मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, सिवाय एक लियाकत अली खान मरहूम के अलावा वो कहते हैं कि कोई बंदा उनके साथ नहीं था। भुट्टो साहब दुनिया से चले गई, ये कहते हैं कि मुझे 2 दर्जन लोग अच्छे मिल जाएं तो मैं मुल्क की तकदीर बदल सकता हूँ। मेरा डॉक्टर साहब आपसे सवाल है, ये फजूल बात नहीं है कि हम बार बार तवक्को करें कि वो अदारा ऐसे करेगा? आप नहीं समझते कि IMF को आना चाहिए, जिस तरह बीच में आ गए वो कम से कम शुरू के 2-3 अदारे आइडेंटिफाई करें जिसमें टॉप पे FBR है, वो कहें जी यहाँ से आपने करप्शन कैसे ख़त्म करनी है। यहाँ पे जो आपने बार बार हर हुकूमत में आने वाला है कहता है जी बाहर से बंदे ला के हम इसको ठीक करेंगे, इसमें आप कामयाब क्यों नहीं होते? तो आप नहीं समझते कि ये काम भी हमें IMF को देना चाहिए माज़रत के साथ, क्योंकि अब तक हम इसमें कामयाब नहीं। एंटी करप्शन बॉडीज़ हैं, FIA है, NAB है, आप देख लें दिन ब दिन करप्शन बढ़ी रही है। जी देखिए, IMF का एहतशाम जो चार्टर है वो यही है कि वो आपको अपने कीमती किस्म के मशवरे दे सकती है। वो कहीं किसी मुल्क में किसी मेंबर मुल्क का वो जो है वो इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन का उसके पास बंदोबस्त नहीं होता। देखिए, मामला कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक आसान तरीन तरीका तो ये है कि हुकूमत जो है उसको श्रिंक कर दिया जाए। देखिए, पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो पूरे पाकिस्तान में जितनी बिजली बनती है पहले उसको ख़रीदती है, फिर उस ख़रीदी हुई बिजली को वो वापस बेचती है, और ये ख़रीदो फरोख्त के दौरान तकरीबन 400-500 अरब रुपए का नुकसान कर देती है सालाना की बुनियाद पर। पैस्को में चले जाएं तो वो कोई 7-8 मिलियन टन जो है वो गंदम खरीदती है, फिर उसको बेचती है, और उस खरीदो फरोख्त के दौरान जो है वो हमें बताया जाता है कि पता नहीं कितने लाख टन जो है वो चूहे खा गए। तो ये मामला जो पहला स्टेप है इसका वो ये है कि हुकूमत को श्रिंक कर दे। हुकूमत डॉक्टर साहब ख़त्म ही कर दिया उन्होंने। देखिए, हुकूमत हुक्मरानी करे, अगर वो कर दिया तो बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक। कई सालों से लगे हुए हैं कि ये पैसों का कोई रोल नहीं बनता, मार्केट फोर्सेस का रोल बनता है। अब देखिए ना, चीनी का मामला देख लीजिए, अब चाहे वो PTI हो, चाहे वो PMLN रिपोर्ट में जिक्र किया चीनी का भी हो, PTI के ज़माने में जो स्कैंडल हुआ उस रिपोर्ट में है डॉक्टर साहब, आप यू मस्ट हैव सीन दैट।
देखिए वो जब रिपोर्ट आई जी, जब वो रिपोर्ट आई थी, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट लिखी गई थी, वज़ीर आज़म साहब ने उसको सराहा था। फिर वज़ीर आज़म साहब ने, आप यकीन कीजिए कि मुझसे पूछा था कि इसका इलाज क्या है, तो मैंने तो बड़ा ही सिंपल इलाज बताया था। मैंने कहा आपको कोई डंडे की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज ये है कि आप पाकिस्तान में शुगर की इंडस्ट्री को कंप्लीटली डीरेगुलेट कर दें, यानी कि मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंप्लीट इजाज़त दे दें। जिसका दिल चाहता है पाकिस्तान के अंदर जितनी मर्जी चीनी एक्सपोर्ट कर दे, लेकिन हुकूमत किसी सब्सिडी नहीं देगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।